नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। कोई विजय नाम का आदमी है जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को ए और बी दो तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। यानी स्कीम ए जो है वो 8% और स्कीम बी जो है वो 9% रेस्पेक्टिवली इंटरेस्ट पर एनम पे करती हैं। ही रिसीव्ड 1860 एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, और 1860 रुपए उसे टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिलता है दोनों का मिलाकर के। हाउएवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम्स, ही वुड हैव रिसीव्ड 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। अगर वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बदल देता है तो उसको 20 रुपए ज्यादा यानी कि 1880 रुपए मिलेंगे। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो उसने दोनों स्कीम्स में कितनी मनी इन्वेस्ट करी है। तो सबसे पहले तो हम वो मनी ही मान लेते हैं। लेट विजय इन्वेस्टेड रुपीज इन स्कीम ए। विजय इन्वेस्टेड इन स्कीम ए रुपीज एक्स, और हम स्कीम बी के लिए मान लेते हैं रुपीज वाई। आप डैश डैश नहीं, आप पूरी लाइन लिखेंगे। तो मैंने मान लिया कि विजय ने जो इन्वेस्ट किया है इन स्कीम ए वो एक्स रुपए करे हैं और स्कीम बी में वाई रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि एनुअल इंटरेस्ट, तो एनुअल इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं। एनुअल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए, एनुअल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए वो क्या होता है? पीआरटी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? पीआरटी बाई 100। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा? एक्स है। रेट हमारा क्या है? 8% है। टाइम 1 ईयर बाई 100 यानी 8x बाई 100। तो स्कीम ए का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 8x बाई 100 हो गया। सिमिलरली एनुअल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी क्या हो जाएगा? अब रेट 9 है तो 9x बाई 100। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है आपका कि दोनों का जो एनुअल इंटरेस्ट है मिला करके 8x बाई 100 प्लस 9x y, दूसरे वाले में जो प्रिंसिपल है वो y है तो 9y बाई 100 इज इक्वल टू में 1860, 1860 रुपए उसको मिलते हैं। अब यहां पे ये हमारी पहली इक्वेशन यहां से बनेगी। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे और x और y अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। तो समझिए, एलसीएम ले लेता हूं 100, तो यहां पे आ गया 8x प्लस 9y इज इक्वल टू में 1860। 100 को इधर ले आएंगे, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और 2 जीरो यहां से आ गई, इसे नाम दो फर्स्ट। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो दूसरी कंडीशन से क्या है, वो कह रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वो बदल देता है, यानी जहां x लिया था वहां y आ जाएगा। तो पहले वाली स्कीम का एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा 8y बाई 100 और दूसरे वाली का हो जाएगा 9x बाई 100। मतलब x और y की पोजीशन बदल गई, क्योंकि x और y ही तो क्या है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो बदल गए और हमें 20 रुपए ज्यादा, यहां 1860 मिल रहे हैं, यहां पे 1880 रुपए मिलेंगे। एलसीएम लेकर के 100 इधर चला जाएगा, 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 1880 और 00 यहां से आ गया। दिस इज सेकंड। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास यहां पे आ गया, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करूंगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में यहां पर देखिए, मैं इक्वेशंस को दोबारा लिखता हूं। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 00, ये पहली इक्वेशन है।
एंड देखो 9x को मैं आगे लिख लूं, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां पर या तो मैं x का या मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा। अब क्योंकि दोनों सेम सिंबल के हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं x का कोफिशिएंट क्या है सेम बना लेता हूं। तो x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। अब देखिए ये हो जाएगा 72, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले वाली को हम कर रहे हैं 9 से, 9 8 जा 72x और 9 9 जा 81y, और यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 जीरो सेम आ जाएंगी, 9 6 जा 54, 5 9 8 जा 72 और 5 77, कैरी आ गया 7, 9 1 जा 9 और 7 16, 167454000। यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72x, 8 8 जा 64y, और यहां पर भी ये 3 जीरो सेम आ जाएंगी, 8 8 जा 64, कैरी आ गया 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी आ गया 7, 8 1 जा 8 और 8 और 7 15। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पर माइनस का सिंबल लिया क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है। अगर दोनों का सिंबल चाहे प्लस का हो या माइनस का, जिन्हें आप सेम बना रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अपोजिट साइन हो, एक प्लस का, माइनस का, या माइनस का या प्लस का, तो हम ऐड करते हैं। जब सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट सिंबल्स है तो हम उन्हें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका। तो यहां पर देखिए सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सभी के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया। 11 माइनस 4 इज 7, यहां बचा 7 माइनस 6 इज 117y, यहां पे 3 जीरोज आपकी आ गई, और यहां 7 माइनस 0 इज 7, और यहां पे 6 माइनस 5, ओके आई थिंक देयर इज अ 4 7, एंड यहां पे आ गया 6 माइनस 5 इज 1, तो यहां पे आ गया 17, ओके 3 जीरो तो ये आ गई, और 4 माइनस 4 इज 0, और 7 माइनस 0 इज 7, एंड 6 माइनस 5 इज 1, ये आ गया। 17 डिवाइड में ले जाओ तो 1 7, 4 जीरोस, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे क्योंकि काफी सारी जीरोस हो रही है यहाँ पे। तो 1, तो यहां पे देखो 1 और उसके पीछे 4 जीरोस, यानी कि 10,000। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10,000 आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, काफी बड़ी सी टर्म यहां पे हो रही है। तो इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में रख दो। पुटिंग y इज इक्वल टू, पुटिंग y इज इक्वल टू 10,000 इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 8x प्लस 9 इंटू 10,000 इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 1860 और 00। ओके, यहां पर भी एक जीरो कम रह गई है, 1860, ओके सही है। तो यहां पे आ गया आपका 186000, ये हो जाएगा आपका 90,000, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 186000 माइनस का 90,000। तो यहां पे देखिए जीरो में से जीरो चला जाएगा आपका, 6 माइनस 0 इज 6, 18 माइनस 9 इज 9, 8 डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 96,000 बाई 8, 8 से हो जाएगा 12, 12 8 जा 96 और 3 जीरोज आ जाएंगी, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। यानी हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 10,000 और x की वैल्यू आ रही है 12,000। सो अमाउंट विजय इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, x यानी कि 12,000 रुपए, और स्कीम बी में उसने कितना किया है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो आपने यहां पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को पहले मान लिया कि हमने मान लिया कि स्कीम ए में x रुपए और स्कीम बी में y रुपए, फिर उनका एनुअल इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि हमें एनुअल इंटरेस्ट दे रखा था तो सम करके उसके बराबर रखा, पहली इक्वेशन मिल गई।
फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंज कर दिया, तो नया इंटरेस्ट था वो रख लिया, और यहां पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिल गई। इन्हें सॉल्व करके y निकाला, x निकाला। कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे क्योंकि ये इस वाले पार्ट में केवल कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है, बाकी तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस यहां पर ज्यादा रहते हैं आपके। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD intersect the line segment AE at the point F where E is any point on the side BC। हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम ABCD है। मैं आपके सामने डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं। We had a parallelogram ABCD like that, A B C D। वो कह रहा है कि E एक पॉइंट है कहां पर, BC पर। E एक पॉइंट है BC पर, तो जो डायगोनल BD है वो AE जो लाइन है, डायगोनल AD BD ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AE एट द पॉइंट F। BD डायगोनल जो है वो AE को इंटरसेक्ट करता है एट F। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। अब यहां ध्यान से देखें, और गिवन क्या है हमें कि आपका ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब थोड़ा ध्यान से देखें, हम जो ये प्रूव करने वाला पार्ट है ये ऐसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता, तो यहां पर हमें टर्म्स थोड़ी इधर उधर करनी पड़ेंगी। तो यहां पर है DF, ध्यान से देखो, DF इसके अपॉन में मैं ले आऊं आपका ये FB ले आता हूं। DF यहां पे ये वाली साइड, FB ये वाली साइड, और इधर है ये आपका FA, क्या रह गया, FA यानी कि ये वाली साइड, और ये EF में इधर ले आया। अब थोड़ा आप ध्यान से देखें तो EF कौन सी साइड है, ये वाली। आप ध्यान से देखें, ये इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में ये, और इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में ये, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से पार्ट आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेकर के इन्हें सिमिलर दिखाएंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वाला पार्ट हमें यहां से मिल सकता है। की कंसेप्ट को समझिएगा, मैंने इसे रीराइट कर लिया, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं जो प्रोपोर्शन में है, तो मैं इन्हें सिमिलर करूंगा, एंड आफ्टर दैट फिर हम यहां पर इन दोनों साइड ये जो पार्ट है प्रूव वाला ऐसा लिख पाएंगे, और इससे हम फिर इसको लिख देंगे। तो यहां पर हम लेते हैं इन ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल BFE। अब आप बोले सर आपको क्या पता किस ट्रायंगल में लेना है, ध्यान से देखो, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये होती है ट्रांसवर्सल, इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। तो मैं ना थोड़ा सा एंगल्स को यहां पे नाम दे देता हूं, इस वाले एंगल को मैं कह रहा हूं 1, और इस वाले एंगल को मैं कह रहा हूं 2, क्योंकि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं आपकी, तो ये वाले एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। तो आपका जो D और B है वो आप सामने आने चाहिए, जो ट्रायंगल्स आप ले रहे हो। तो DFA सिमिलरली BFE, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे नाम दे दो 3, इसे नाम दे दो 4, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस वजह से मैंने इस तरह से ट्रायंगल लिए, क्योंकि जो D है वो तो आपका B के बराबर था, एंड यहां पे F बीच में आना ही है, बचा A और E, इस तरह से हमने लिख दिया। यहां पर हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 1, देखिए DFA, तो इसका तो एंगल 2 है, बराबर हो गया एंगल 1 के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपके। आफ्टर दैट एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के, देखिए यहां पर हम DFA ले रहे हैं,
DFA, तो DFA की साइड एंगल जो भी आ रहा है ना वो DFA की तरफ लिखना है और BFE वाला BFE की तरफ लिखना है। 3 जो है वो 4 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो यहां पर ट्रायंगल DFA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFE। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं DF अपॉन BF इज इक्वल टू में आपका FA अपॉन FE। अब देखिए साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, मैं इसको इधर ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, DF FE मुझे ना दे करके EF दे रखा है तो मैं EF लिख लूंगा क्योंकि साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहां पे है आपका FA ना दे करके वो दे रखा है FB, तो मैं उसे FB लिख दूंगा क्योंकि साइड्स का प्रोडक्ट है। बट सिमिलरिटी में आप इस तरह से ही लिखेंगे प्रोपोर्शन में, हेंस प्रूफ। तो जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो आपने देखा है कि किस तरह से हमने प्रूव किया। पहले हमने जो अपनी साइड्स थी उन्हें रीराइट किया एंड आफ्टर दैट ट्रायंगल्स का पता लगाया कि कौन से ट्रायंगल्स में बात हो रही है, उन्हें सिमिलर किया, प्रोपोर्शनलिटी में लिखा एंड मल्टीप्लाई करते ही DF इंटू EF FB इंटू FA हमारा रिजल्ट यहां पर हमें मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। हमारे पास क्या है, एक ABC ट्रायंगल है। हम ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने, ABC एक ट्रायंगल है लाइक दैट ABC। जो AD है वो किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है हमें। और गिवन है कि AD स्क्वायर जो है वो BD इंटू DC के बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट क्या है, हमारे पास गिवन है यहां पर कि जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है एंड आफ्टर दैट AD स्क्वायर जो है वो BD इंटू DC के बराबर है। टू प्रूव क्या है मेरे पास, प्रूव क्या करना है मुझे कि एंगल BAC जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। एंगल BAC 90 डिग्री का मुझे करना है। अब जरा आप समझिए, ये एक्चुअली में क्या है, एक थ्योरम से हम क्वेश्चन को करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान से देखें, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इन ट्रायंगल ADB ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ADB। तो यहां से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ADC बाई PGT। भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, दैट इज अवर सेकंड हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों को कर देता हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इज प्लस DC का स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर हो गया। और DB स्क्वायर को मैं BD स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि DB और BD एक ही साइड है, तो आप उसे BD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस DC का स्क्वायर। ध्यान से देखें तो AD का स्क्वायर यहां लिख दिया, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AD स्क्वायर हमें किसके बराबर गिवन है, BD इंटू DC के, BD इंटू DC। BD और DC को A और B मान लो थोड़ी देर के लिए, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB यानी A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, BD प्लस DC का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको, यहां पर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर,
BD प्लस DC, BD प्लस DC किसके बराबर है? BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ध्यान से देखें, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। BC हमारी क्या बन रही है? हाइपोटेनियस बन रही है। तो BC के सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं कह सकता हूं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। तो हमने किस तरह से काम किया है यहां पर, दोबारा से रिकैप करते हैं। हमें ये 90 डिग्री का दे रखा था, इसमें पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस लगा दी, दोनों को एड अप कर दिया हमने। आफ्टर दैट हमने BD को DB लिख दिया और AD स्क्वायर जो रिजल्ट दे रखा था उसे हमने यूज कर लिया यहां पर। आफ्टर दैट BD प्लस DC का होल स्क्वायर हो गया, वो BC बन गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? BC, तो BC के सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल BAC हमारा यहां पर 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 34 का ए वाला पार्ट देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका कि पेरीमीटर हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइपोटेनियस है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अदर टू साइड्स की हमें लेंथ यहां पर बतानी है। तो यहां पहले फिगर से हम समझते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वी हैड अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC हम उसे नाम दे देते हैं, लेट से। उसका जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। लेट ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड B पर क्या है? वो राइट एंगल है आपका, B पर राइट एंगल है, और उसकी जो हाइपोटेनियस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनियस, ये 25 है। बची हुई दो साइडें मैं एक को X नाम दे देता हूं, एक को Y नाम दे देता हूं। तो इसका पेरीमीटर मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूं, तो जो पेरीमीटर है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो पेरीमीटर हो जाएगा X प्लस Y इज प्लस 25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लूं तो यहां पर हमारा पेरीमीटर हमें दे भी रखा है और ये हमने निकाला है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब जो X प्लस वाई प्लस 25 है वो आपका 60 के बराबर हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो X प्लस वाई जो है हमारा वो 60 माइनस का 25, यानी कि 10 माइनस 5 इज 5, यहां बचा 5 माइनस 2 इज 35। तो x प्लस 5 जो है y जो है वो 35 के बराबर आ गया, इसे नाम दो फर्स्ट। अब हमारे पास x और y इन दोनों साइडों का सम जो है वो 35 आ गया, बट हमें तो ये साइडें निकालनी है, दोनों साइडें बतानी है हमें। तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर। अब या तो ये इक्वेशन x में होनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए y में, ताकि हम यहां पर x और y कैलकुलेट कर पाए। तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल देता हूं, विच इज 35 माइनस x। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 35 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए भाई, x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू 35 इज 70x इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर।
अब या तो आप 25 35 का स्क्वायर ओपन कर लें एंड आफ्टर दैट फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, या फिर मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड क्विक, जल्दी आप उसे कर पाएंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 70x हो गया, प्लस 35 का स्क्वायर माइनस इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो यहां से 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर मैं साइड में कर रहा हूं तो नीचे करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसे लिख सकते हैं 35 माइनस 25 इंटू 35 प्लस 25। तो यहां से आ गया 10 और यहां से आ जाएगा आपका कितना 60, यानी मिला करके 600। तो ये पूरी टर्म को सॉल्व करने पर 600 मिलेगा। 2x स्क्वायर माइनस का 70x और प्लस का 600 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 300 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, देखो 2 इधर जाकर के 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 300 एंड सम करने पर माइनस का 35 मिले। डायरेक्टली तो हम नहीं सोच पाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। 300 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा 2 से 150, 2 से 75, 3 से आपका कितना है हो जाएगा 25, 5 से 5, 5 से 1 करते हैं, 2 टू ज़ा 4 एंड यहां पे आ गया 3 5 ज़ा 15 और 20, 2 टू ज़ा 4 और 5 20 और 15। देखिए नंबर्स यही रहने वाले हैं, आपका इनको प्रोडक्ट करके ही नंबर बनाने हैं, चाहे आप यहां 4 ले लो बाकी इनको ले लो, तो इनका प्रोडक्ट 300 ही आने वाला है। तो इनको ही अरेंज करना होता है, एक 20 आ गया एक 15 आ गया, दोनों को माइनस का ले लेता हूं तो प्रोडक्ट 300 आ जाएगा और सम करने पर माइनस का 35 मिल जाएगा। तो हमें पता चल गया, लिख देते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 15x प्लस का 300 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 20 माइनस का 15 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 20 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 20 0 होगा या फिर x माइनस 15 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 15। अब आप बोले सर कौन सी वैल्यू हम लें, तो दोनों ही वैल्यू सही है भाई, तो आप दोनों ही वैल्यू ले सकते हो। ध्यान से देखो, जब आप x को क्या लोगे, जब आप x को 20 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, और जब आप x को 15 लोगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। यानी कोई सी भी आप वैल्यू ले लें तो साइड 15 एंड 20 ही आपके पास आने वाली हैं, चाहे आप x की वैल्यू 20 ले लो एंड या फिर x की वैल्यू आप 15 ले लो, तो दोनों से ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर साइडें जो है वो 15 एंड 20 हमारे पास यहां पर रहेंगे। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, हमें पेरीमीटर दे रखा था तो पेरीमीटर हमने निकाल दिया, दोनों को बराबर रखा तो एक्स वाई में रिलेशन मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो y के प्लेस पर 35 माइनस एक्स रख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी, x से हमें y यहां पर मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो आपका 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक जैसी स्पीड से क्या है कवर करती है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ध्यान से समझे भाई, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आप मान लीजिए
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। अगर मैं आपकी स्पीड कम करवा दूं, मान लीजिए आपकी स्पीड को 30 पर ले आए, तो आपको कम समय लगेगा या ज्यादा लगेगा? थोड़ा सोचें कि स्पीड कम हो गई तो समय ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ ट्रेन को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, सारा काम हमें किस पर करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन पर काम करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मान ली स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस, टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर को कवर करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, डिस्टेंस जो भी है पर यूनिट स्पीड, यानी 480 बाई एक्स आवर्स, इतना समय लगेगा। अब जो नई स्पीड बन रही है वो भी तो हम निकाल देते हैं, न्यू स्पीड आफ्टर रिडक्शन, ऐसा कह सकते हो। तो भाई पहले थी x, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो नई स्पीड आ गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट टाइम टेकन बाई ट्रेन विद न्यू स्पीड, नई स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा? देखिए डिस्टेंस अभी भी वही 480 है और जो अब हमारी स्पीड है वो है x माइनस 8, तो इतने आवर्स लगेंगे। देखिए फॉर्मूला थोड़ा ही बदल जाएगा भाई, टाइम का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड ही रहेगा। तो यहां पर हमारा टाइम टेकन जो है वो 480 बाई x माइनस 8 आवर्स यहां पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये जो टाइम पहले लग रहा था ना उससे ये 3 घंटे ज्यादा है। मान लीजिए यहां 2 घंटे लगते थे तो ये 5 है, ये 4 लगते थे आपके तो ये 7 है, उससे 3 घंटे ज्यादा है। तो आप आई होप कंडीशन समझ गए होंगे। कंडीशन हमें टाइम में दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करता हूं। तो यहां पर आपका अगर ये 3 घंटे ज्यादा है, इस टाइम में से ये सॉरी ये वाला टाइम ज्यादा है 3 घंटे, तो इस टाइम में से 480 x माइनस 8, इसमें से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 3 आवर्स मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा टाइम है। मान लीजिए 5 है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 3 ही तो मिलेगा आपका। तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो गैप है वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम कहेंगे पहले 480 कॉमन ले लो ऊपर से। तो यहां बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और यहां पे बचा 1 अपॉन एक्स, ये है हमारा 3 डिवाइड में आएगा, कैंसिल कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 3 से 1 टाइम और 160। यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 8 और यहां पे बचा 160 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आओ तो यहां पे आ जाएगा 160 x माइनस एक्स प्लस का 8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये टर्म आ गई। x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई कर लो 80 8 6 जा 48 1480, इधर प्लस का है इधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, फिर से कर लेते हैं। ओके 0 8 6 जा 48 कैरी 4 8 1 जा 8 और 4 12 1280। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो 1280 आए और सम करने पर मुझे मिले माइनस का 8। डायरेक्टली तो हम नहीं पता लगा सकते, तो हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 1280 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 640, 2 से 320, 2 से आपका 160, 2 से 80,
2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 करते हैं। भाई उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आना चाहिए। 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 2 ज़ा 32। यहां तक हमारा हो गया 32। नीचे से करते हैं। 5 टू ज़ा 10, 20, 20 टू ज़ा 40। ध्यान से देखो, 40 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा, और अगर इसको माइनस का और इसको प्लस का ले लेता हूं तो माइनस का 8 भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट भी माइनस का आएगा। तो यहां पर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40, और यहां से 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 40 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 40 0 होगा या फिर आपका x प्लस 32 0 होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू 40 आ गई और यहां से x की वैल्यू माइनस 32 आ गई। x की वैल्यू माइनस 32 नहीं हो सकती। आप पूछे सर क्यों नहीं हो सकती? तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास वो स्पीड ऑफ ट्रेन यहां पर रहेगी। क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली थी x किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, तो ये हो गया 480 बाई एक्स। स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया गया था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर वो बढ़ाता है तो प्लस हो जाएगा। नया टाइम आ गया 480 बाई एक्स माइनस 8। वो कह रहा है टाइम बढ़ गया, तो बढ़े हुए टाइम में से पहले टाइम को सब्ट्रैक्ट किया तो जितना बड़ा है वो आ गया। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की वैल्यू ही हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है। नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, जो स्टैटिक्स से हमें दे रखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इन द फॉलोइंग टेबल। यहां हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को हमें निकालना है। इफ द मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 18, हमारा इस डाटा का जो मीन है वो 18 हमें दे रखा है। एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी जब हमें मिल जाएगी, फाइंड द मोड, तो मोड भी हमें यहां पर निकालना है। आप जरा समझे कि हमारे पास यहां पर क्लास इंटरवल दे रखा है, यह है क्लास इंटरवल, और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क यानी कि एक्साई। जो एक्साई है वो हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। सिमिलरली यहां पर करेंगे 18 प्लस 20, 13 प्लस 15 इज 28, वो आ जाएगा आपका 28 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। अब आप देखो हर बार करने की जरूरत नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, तो इसे 2 बढ़ाते जाओ। तो यहां पे 12, 14, अगला आ जाएगा 16, उससे अगला 18, यहां पे 20, 22 और यहां पे आ जाएगा आपका कितना? ये 24 आ जाएगा। अब हमारे पास जो मीन है, मीन हम कैसे निकालते हैं? मीन क्या होता है? बाय डायरेक्ट मेथड, वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्साई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, यहां पर मीन जो है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्साई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्साई हम निकाल देते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करना है। एफ आई एक्साई का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट। 12 7 जा 84 आ गया हमारे पास, 14 6 जा 84 आ गया हमारे पास, 16 9 जा 144 आ गया हमारे पास, एंड यहां पे 13 8 जा 18 3 जा 54, कैरी आ गया 5, 18 1 जा 8 और 5 23, ये 20f हो जाएगा। देखो इसको आप थोड़ा अलग सा लिखें क्योंकि ये किसी में ऐड तो होने वाला नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, बाकी आप चाहे बीच में भी लिख सकते हैं। 22 इंटू 5 हो जाएगा 110 और यहां पे हो जाएगा आपका 96। भाई समेशन ऑफ एफ आई एक्साई का मतलब है
जो FI XI आपने निकाला है उसका कर दो सम। तो सम करते हैं, 8 12 और ये आ गया आपका 16 और 6 आ गया आपका 22, कैरी चला गया 2, 10 18 22 25 26 26 और 9 26 और 9 हो जाएगा 35, 3 कैरी चला गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 5 2 और ये 20F है, ये भी तो प्लस में है आपका, क्योंकि ये इसे इसमें नहीं जोड़ा जा सकता तो इसे हम अलग से प्लस में लिख देंगे आपका। और इसके बाद समेशन ऑफ FI की हमें नीड होगी, तो फ्रीक्वेंसी का भी सम कर दो। फ्रीक्वेंसी का सम करने पे कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 9 हो गया 22, 22 प्लस 13 हो गया आपका दैट इज 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, क्योंकि ये F भी प्लस में है तो इसको अलग से लिख देंगे आपका। अब समेशन ऑफ FI XI हमारे पास कितना आया है, 752 प्लस का 20F और समेशन ऑफ FI आया है 44 प्लस F। मीन जो है क्वेश्चन में हमें दे रखा है 18 गिवन। अब ये जो मीन है वो हमने निकाला, ये मीन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूं। 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस में आपका F इज इक्वल टू में 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां तो आ जाएगा आपका 752 प्लस 20F और इधर 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 प्लस F में। ध्यान से देखें, 18 4 जा 72, 72 हो गया, कैरी 7, 18 4 जा 72 और 7 हो गया आपका 79 प्लस 18F। यहां पे आ गया 752 प्लस का 20F, इस 18F को इधर और इसको इधर ले जाते हैं, 20F माइनस 18F, 792 माइनस का 752 कितना आ गया, यहां पे आ गया 2 माइनस 2 इज 0, 9 माइनस 5 इज 4 40 और यहां पे आ गया 2F, 2 डिवाइड में आएगा तो यहां पे आ गया 20। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई कितनी, 20। फ्रीक्वेंसी जो हमसे वो पूछ रहा था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, वो मेरे पास यहां पर 20 आ गई है। अब इसके बाद मुझे निकालना है मोड, मुझे निकालना है मोड, इसके जगह पे आप लिख देंगे 20। अब मोड कैसे निकालते हैं हम, मोड का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस पूरे टर्म के मल्टीप्लाई में होता है H। एक्चुअली में ये सारी चीजें क्या है जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हमें निकालना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आप चेक करो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर जो हमने अभी निकाली है, तो यानी ये वाली जो क्लास है, ये क्लास क्या हो जाएगी, इंटरवल क्लास, ये वाली क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, यहां पे मॉडल क्लास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है 19 से 21। ये 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, अलग से वो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल दे देता है और कहता है मॉडल क्लास बताओ। तो मॉडल क्लास में कुछ नहीं, आपको बस ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है, उसके सामने वाली क्लास हमारी होती है मॉडल क्लास। 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। आगे करते हैं, अब देखिए एल होता है उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारी होती है एल, जो नीचे वाली लिमिट है वो एल होती है हमारी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F1 जो मॉडल क्लास की है, उससे पहली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। सीरीज में याद रखने का तरीका 0 1 2, जो मॉडल क्लास है वो 1 होगा, उससे पहले वाला 0 और उससे बाद वाला 2। क्वाइट सिंपल, सीरीज से काउंटिंग से याद रख लो 0 1 2। वैल्यूज रखते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मोड निकाल रहा हूं मैं यहां पर, एल की वैल्यू हमारे पास है 19 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20, F0 की वैल्यू कितनी है 13 और ट्वाइस ऑफ F1 वो हो जाएगा 40 माइनस F0 कितना है 13, F2 कितना है हमारा 5 और मल्टीप्लाई में
एच क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, 23 में से 21, इसमें से इसको किसी भी दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो तो एच मिल जाता है। तो हमारे पास यहां पे एच है 2, देख लो 2 मिलेगा आपको। यहां पे आ गया 19 प्लस, इसको सॉल्व कर ले, बाद में ऐड करना है। यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया आपका कितना 40 माइनस का 18, 40 में से 18 चला गया आपका, तो ये बचा 10 माइनस 8 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 22। यहां पे है 2, 2 से 11 टाइम्स, तो 19 प्लस 7 बाई 11। अब 7 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो जाएगा नहीं 0 पॉइंट, तो यहां पे 6 टाइम 66, 4, यहां पे 3 33, यहां पे आ गया 7 636, और ये आपका फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी आप इसे लिख सकते हो 19 प्लस 0.636। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 19 प्लस 0.64, ये आ जाएगा 19.64 अप्रोक्सीमेटली आपका जो मोड है वो इतना आ जाएगा। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बस केवल जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए एंड आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना था मीन का यूज करके, तो जो मीन हमें दे रखा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को बराबर रखा तो मुझे एफ फ्रीक्वेंसी मिल गई। एंड फ्रीक्वेंसी मिल जाए, क्लास इंटरवल मिल जाए, फिर हमसे वो मीन पूछे, मोड पूछे, मीडियन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेक्शन ई से क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर लोकल हॉस्पिटल। एक स्कूल जो है वो चैरिटी रन, यानी जैसे आपकी रनिंग कंपटीशन है, ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड ए ट्रैक, यानी राउंड्स की एक सीरीज बना रहा है विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। तो यहां पर हर एक राउंड 300 मीटर्स का है। टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, मतलब इवेंट को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर्स। यहां पे यानी कि पहला राउंड है वो 300 मीटर का है, दूसरा राउंड है जो वो 50 मीटर बढ़ जाएगा, यानी पहला 300 का था तो दूसरा हो जाएगा 350 का आपका। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, द राउंड विल बी 400 मीटर्स, सो ऑन, उससे अगला 400 मीटर का हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10, यानी कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो 10 है आपके, यानी 10 राउंड होने हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स देने, तो ये एपी बन रही है। तो यहां पे आप लिखेंगे सीधा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट राउंड, यहां पे लिख देता हूं मैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट राउंड, वो है मेरे पास 300 मीटर। सेकेंड राउंड की कितनी है मेरे पास 350 मीटर, वो 350 मीटर है। और उसके बाद हम कहें कि यहां पर आपका एपी, एपी क्या बन जाएगी हमारे पास, एपी फॉर गिवन डाटा, वो हमारे पास क्या बन गई, एपी फॉर गिवन डाटा हमारे पास बन गई, पहली टर्म है 300, उससे अगली टर्म है 350, उससे अगली होगी 400, इस तरह से आपकी एपी चल रही है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है उसकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हमें लिखनी है। तो फोर्थ लिखता हूं, देखिए थर्ड तक तो लिखा हुआ है, A4 हमारे पास होता है थर्ड टर्म में, यदि मैं डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म है मेरे पास 400, डिफरेंस है मेरा 50, तो ये आ गई 450। फिफ्थ टर्म क्या होती है कि फोर्थ टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो, फोर्थ टर्म आई है 450, उसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो 500। सिक्स्थ टर्म क्या मिलेगी, फिफ्थ टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे
तो ये हो जाएगा 500 प्लस का 50 इज इक्वल टू 550। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, यानी 8th राउंड की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी 8वीं टर्म हमें निकालनी है। तो जो A8 है वो हमारे पास क्या होगा, A प्लस 7D लिख सकता हूं, 8वीं टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 7D। A जो है वो हमारा है 300 और D हमारा है 50, तो यहां पे आ गया 300 प्लस 350 यानी कि 650 हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसका, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द राउंड्स, यानी सभी राउंड्स को जब आदमी कंप्लीट कर लेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब पहले में 300, दूसरे में 350, तो दो की कितनी हो गई 650। ऐसे ही जब वो 10 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब मुझे सभी का क्या निकालना है, डिस्टेंसेस का सम निकालना है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। मुझे निकालना है S10 यानी कि 10 राउंड का सम, तो 10/2, ए क्या है मेरा 300 है, एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी क्या है मेरा 50। तो यहां पे 10/2 हो जाएगा 5, ये हो गया 600 प्लस 9 इंटू 50 इज 450, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 5 इंटू ये हो जाएगा 1050, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 5 25, 5250 मीटर। यानी कि जब वो 10 राउंड को कंप्लीट कर लेगा तो 5250 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अब थर्ड का ये तो था ए वाला पार्ट, इसके बी वाला या फिर और वाला पार्ट भी मैं आपको बताता हूं। वो क्या कह रहा है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, यानी कोई रनर ऐसा है जिसने केवल 6 राउंड कंप्लीट किए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, तो उस रनर ने टोटल डिस्टेंस कितनी रन करी है ये हमें यहां पर बताना है। यानी अब हमें 6 का सम निकालना है, तो S6 मेरे पास क्या आ जाएगा 6/2, 2a यानी 2 इंटू 300 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में 50 इज इक्वल टू, तो 2 से ये 3 टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 5 इंटू 5 इज 250, ये हो जाएगा 3 इंटू में 850, यहां पे आ गया 30, 3 5 15, 1 3 8 24 और 1 25, 2520 मीटर। यानी उस रनर ने जो डिस्टेंस है वो कवर की है आपकी क्या, यहां पर 6 राउंड, तो उसको डिस्टेंस कवर कितनी कर ली है 2550 मीटर्स उसने डिस्टेंस कवर कर लिए। तो ये एक एपी पर सिंपल टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा था, बेसिक से क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं जो सभी हमने यहां पर बता दिए हैं। नाउ केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 देखते हैं क्या कह रहा है। A brooch is a decorative piece often worn on clothing like jackets, blouses or dresses to add elegance. Made from precious metal and decorated with gemstone, brooches come in many shapes and design. ब्रूच क्या होता है, जनरली जो लोग कोट पर वेयर करते हैं ना यहां पर, तो वो आपका शेप डिफरेंट शेप्स का हो सकता है एंड डिफरेंट प्रीशियस मेटल से, गोल्ड से, सिल्वर से लोग उसे बनवाते हैं एंड वो आपके एलिजेंस को बढ़ाने के लिए होता है। One such brooch is made with silver wire in the form of a circle. ऐसा ही एक ब्रूच बनाया गया है जो सर्कुलर फॉर्म का है। सर्कुलर फॉर्म का क्या है, ब्रूच है आपका। is formed with a circle with diameter 35 mm. उसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर है 35 mm। आप चाहो तो रेडियस निकाल सकते हो और निकालनी ही पड़ेगी रेडियस, 35/2 mm हो जाएगी। आफ्टर दैट वो कह रहा है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, यानी उसके अंदर जो 5 डायमीटर बनेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डायमीटर्स उसके अंदर बनाए गए हैं उसी वायर से। और वो कह रहा है which divides the circle into 10 equal sectors,
और जो सर्कल है उसको 10 इक्वल सेक्टर, जैसे ये एक सेक्टर बन रहा है, ऐसे ही आपके 10 सेक्टर बन रहे हैं, यहां पे ऐसे 10 सेक्टर बन रहे हैं। और इसमें से एक को नाम भी दे रखा है उसने, जैसे इसको नाम दे देता हूं मैं, ये बी है, ये सी है और ये ए है, ऐसे 10 सेक्टर बन रहे हैं इसमें। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब ध्यान से देखो, क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन। पूरे सेक्टर का पूरा जो पार्ट है ब्रूच, पूरा एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का। यहां पे सेक्टर कितने बन रहे हैं? 10 सेक्टर बन रहे हैं आपके, सिंपल क्वेश्चन में कह दिया गया है, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक सेक्टर का जो एंगल है वो कितना रह गया? 36 डिग्री हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया भाई, जितने सेक्टर बन रहे हैं पूरे एंगल, कंप्लीट एंगल को उतने से डिवाइड कर दो तो आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। एसीबी, इस लेंथ ऑफ आर्क को बताना है आपको। दूसरा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360 इंटू में 2 पाई आर। ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख देते हैं। थीटा होता है सेंट्रल एंगल 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री, 2 पाई क्या है मेरे पास? 22/7 और आर है मेरे पास 35/2। सभी की वैल्यू रख दी। 36 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये हो गया 5 टाइम, 5 से ये हो गया 7 टाइम, 7 से 7, 2 से 11, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या आ जाएगी? 11 mm आ गई। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया निकालना है, ईच सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, दोनों फॉर्मूलेज में थीटा ओवर 360 होता है। जब हमें एरिया निकालना होता हो तो पाई आर स्क्वायर, और जब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो 2 पाई आर हमारा हम यहां पे रख देते हैं। अब यहां पे थीटा सेंट्रल एंगल है, दैट इज 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री, पाई इज 22/7, आर का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 35/2, 35/2। 36 से 10 टाइम और यहां पे 7 से हो जाएगा 5, 5 से हो गया 2 और 2 से हो गया 11। 11 और 35 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 हो गया 385/4, 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, 2 आ गया, 4 6 जा 24, कैरी 1 आ गया, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा mm स्क्वायर। तो ये 96.25 mm स्क्वायर मेरे पास क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे आ गया। इसके बी या फिर और वाला पार्ट हम करते हैं, वो क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। आप ध्यान से देखो, सिल्वर वायर यूज कहां कहां पर हुई है। एक तो 5 डायमीटर, जो 5 डायमीटर क्रॉस टाइप में उसमें बन रहे हैं उनमें वायर यूज हुई है, और इसका जो सरकमफेरेंस है, गोल वाला पार्ट जो आर्क है, उसको बनाने में हमने वायर को यूज किया है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर में हम लिख देंगे 5 इंटू में लेंथ ऑफ डायमीटर 35। देखो एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 mm है, तो 5 की हो जाएगी 5 इंटू में 35 mm। तो डायमीटर्स में तो इतनी वायर यूज हुई है। और इसके सर्कुलर पार्ट को बनाने में कितना यूज हुआ है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2 पाई आर। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पाई आर यानी पाई की वैल्यू रख दी तो 22/7 और आर है मेरा 35/2। मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे 2 से 2 हो गया, 5 7 से 5 टाइम्स हो गया, 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 18 और 2 20, 205 प्लस यहां पे आ जाएगा 1 1 10, यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 1 315 mm।
5 7 35 3, ओके यहां मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 और 2 7 175। तो यहां पे कितना आ गया आपका 5, यहां पे आ गया 8 और यहां पे आ गया 285 mm। तो हमारे पास लेंथ ऑफ टोटल वायर यूज्ड वो आ गई है 285 mm। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस उसने पूछ रखे थे, आपको केवल इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एंड फिर आप इजी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर यहां पर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन देखिए। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ ए लाइट हाउस। अमृता जो है, मान लीजिए ये ईसी जो है वो एक लाइट हाउस है, अमृता यहां उसके नियर खड़ी है एंड वो कह रहा है शी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड देन शी क्लाइम्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर्स हायर देन हर। यानी वो अब यहां से 40 मीटर ऊपर एक डेक है उस पर चली गई और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट हाउस जो है वो 45 डिग्री है। अब ये ग्राफ तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है और ये ए बी सी डी जो है ये ग्राफ तो हम भी सेम ही बनाते, लेकिन नोटेशंस हम अलग ले सकते थे, अब नहीं लेनी है। जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है उनके साथ ही करना है, अपने आप ये ए बी सी डी नहीं ले लेना वरना क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो जाएंगे। अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो देखिए ये 40 डिग्री है, 40 मीटर है, तो ये वाला पार्ट भी 40 हो जाएगा, दिस वन इज आल्सो 40। वो कह रहा है सी डी इज एच मीटर्स, वो कह रहा है सी डी जो है वो आपका एच है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि सी डी जो है वो एच है। फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो जो बी डी है वो हमें एच की टर्म्स में निकालना है, मतलब देखो ध्यान से देखो, बी डी को एच की टर्म्स में निकालने का मतलब है इन दोनों साइडों को ले लो इस ट्रायंगल सी डी बी में, यहां पे कह दो हेयर बी ए इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 40 मीटर्स दे रखा है, आई थिंक मीटर दे रखा है। यहां पर हेयर सी डी इज इक्वल टू एच इन ट्रायंगल सी डी बी हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी बी मैं ले लेता हूं। अब देखो क्या कह रहा है, बी डी और एच में रिलेशन निकालना है, तो एक बार तो बी डी और एक बार एच ले लेंगे, यानी सी डी ओवर बी डी ले लिया। ध्यान से देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर आपका ये वाली साइड हो गई बेस, ये वाली हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है मेरा, tan होता है। देखिए फॉर्मूला क्या था, पी बी पी ओवर एच एच बी। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां पर परपेंडिकुलर ओवर बेस मेरा किसके बराबर होता है, आपका tan के बराबर होता है, tan होता है। तो यहां पे आ जाएगा tan और एंगल कितना है 45 है। CD मेरा क्या है h है, BD मुझे निकालना है और tan 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो BD है वो मेरे पास h आ गया। तो BD इन टर्म्स ऑफ h जो है वो h के ही बराबर आ रहा है, यानी ये वाली टर्म जो है वो h ही आ रही है आपकी। अब अगर ये h है तो ये वाला पार्ट भी h हो जाएगा, ये हमने लिख दिया यहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये था पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ H। अब हमें BC को इन टर्म्स ऑफ H निकालना है। तो BC देखो किस ट्रायंगल में है, BC यहां पर है, यानी अब एक साइड तो आपको BC लेनी है और एक साइड आपको H ले लेनी है, तो BC इन टर्म्स ऑफ H मिल जाएगा। ध्यान से देखो तो यहां पे आप लिख दो BC ओवर H, या फिर H की जगह हम CD लिख दें, बाद में H लिख देंगे। BC क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है, और CD क्या है मेरा, आपका परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा, कोसेक होता है, और एंगल कितना है 45 है आपका। BC जो है मुझे निकालना है, CD जो है वो मेरा H है। कोसेक 45 साइन 45 होता है 1/√2, कोसेक 45 उसका उल्टा यानी कि √2 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, BC इज इक्वल टू में √2H। तो BC को मैंने H की टर्म्स में निकाल दिया,
BC को H की टर्म्स में निकालने का मतलब है एक साइड तो BC और एक H ले लो, फिर वहां रिलेशन बना लो। आपका BD को H में निकालने का मतलब है एक साइड BD दूसरी H ले ली और फिर उनके बीच का रिलेशन निकाल दिया। थर्ड का ए वाला पार्ट कह रहा है फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। CE पूरे लाइट हाउस की आपको लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से देखो पूरा CE कहां पे आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CEA में ले लो, इन ट्रायंगल CEA। ध्यान से देखो CE अपॉन में EA, यहां पे एंगल है, एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करेंगे, पहली साइड बेस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है मेरा 10 होता है और एंगल है 60। CE को आप ध्यान से देखें तो वो क्या है H और ये 40 है, तो 40 प्लस H, और जो EA है वो हमारा H है, और 1060 कितना है मेरा 1060 है मेरा √3। इसको इधर ले आओ, 40 प्लस H इज इक्वल टू में √3H, इसको इधर ले आएंगे, 40 इज इक्वल टू √3H माइनस H, यहां से H कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, ये वाला पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 अपॉन √3 माइनस का 1। अब नीचे हम रूट वाला पार्ट नहीं रखते तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यहां पे है √3 माइनस 1, तो सिंबल चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पे है 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर आ गया आपका 3 माइनस 1 इज 2, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 2 से 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, H जो है मेरे पास आ गया 20 इंटू √3 की वैल्यू उसने कहा है कि आप 1.73 यूज कर लो, तो 1.73 कर लो, 20 इंटू 2.73, 0 से 0.1 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू 27.3, तो यहां पे आ गया 6, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 54.6 मीटर, ये आया है H। वो कह रहा था हमसे निकालना है आपका CE। CE क्या है हमारा, CE है H प्लस 40, यानी H आया है 54.6, ये है 40, तो ये हो जाएगा 94.6 मीटर। तो जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो 94.6 मीटर हमारे पास आ रही है। थर्ड का बी पार्ट यानी कि इसके और वाला पार्ट देखिए जरा क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस AE इफ AC इज इक्वल टू 100 मीटर। AE डिस्टेंस निकालनी है जब AC आपको 100 मीटर दे रखा हो, पर्टिकुलर केस है AC हमें 100 मीटर दे रखा है और हमें AE यानी ये वाला पार्ट निकालना है, दिस इज C, AC 100 मीटर है तो AE निकालना है जब ये एंगल 60 डिग्री है। ध्यान से देखो एक तो वो साइड लेते हैं जो दे रखी है, एक वो जो निकालनी है, तो इन ट्रायंगल CEA ले लेंगे, इन ट्रायंगल CEA, CE अपॉन में EA, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर, सॉरी CE से कोई काम नहीं है, हमें AC लेना पड़ेगा क्योंकि AC दे रखा है, AC अपॉन में AE। ध्यान से देखिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस किसके बराबर होता है सेक के, और एंगल है 60 डिग्री। आई रिपीट माय वर्ड्स, एक साइड तो वो लेनी है जो दे रखी है, एक वो जो आपको निकालनी है। तो यहां से AC तो हमें 100 दे रखा है, AE हमें निकालना है, और cos 60 होता है आपका 1/2, sec 60 उसका उल्टा यानी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू में AE बराबर आ जाएगा कितने के 100 के, डिवाइड में ले आओ, AE इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50, तो जो AE है वो हमारा 50 मीटर आ जाएगा। फॉर द पर्टिकुलर केस ही इज आस्किंग इन द थर्ड बी, तीसरे के जो बी पार्ट में पर्टिकुलर केस वो पूछ रहा है, वहां पर जो AE है वो हमारा 50 मीटर हमें यहां पर मिल जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। पहला BD को इन टर्म्स ऑफ H बताना था, तो BD और H लेना है आपको, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है।
आफ्टर दैट वो कह रहा था कि आपका BC को H की फॉर्म में बता दीजिए, तो BC और H को लेना है, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर केस कहा 100 मीटर, तो एक तो ये लेना है और एक वो लेना है जो आपको निकालना है, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पर बनता है। इस क्वेश्चन के साथ हमने आपका सेट 1 यहां पर डिस्कस कर लिया है। सेट 2 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।